Hello and assalamu alaikum guys. Today we're going to be doing O-level physics 5054 May June 2023 paper 2 variant 1. Before starting मैं आपको आपके एग्जाम के बारे में थोड़ी सी crucial information बता देता हूँ that every child should know and the changes we've had in your exam recently. Secondly, I will tell you about our topical past papers, which is a very revolutionary way to learn. And third of all, I will tell you about the threshold of this exact paper. तो स्टार्टिंग ऑफ विद द एग्जाम, आपके एग्जाम में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। उनमें से एक चेंज ये है कि आपका जो पेपर प्रीवियसली 75 मार्क्स का होता था, नाउ इट इज 80 मार्क्स। तो वेटेज में भी ऑफ कोर्स बदलाव आया है। सेकेंडली, जो आपका सेक्शन बी है, दैट हैज बिन टोटली रिमूव्ड। मतलब जो आपके सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होते थे, राइट? 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स ईच, आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, राइट? लेकिन अब वो सिलसिला नहीं रहा। नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, यू हैव टू डू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। आपके पास दो प्रिविलेज नहीं रही। एंड अब आपके पास कौन से क्वेश्चंस आएंगे? द क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस, दे विल बी वेरी शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। समझ आ गई? एंड द पेपर इज ऑफ कोर्स 1 hour and 45 minutes। आई विल रिकमेंड कि आप 1 hour 30 minutes में पेपर करके थोड़ा सा पेपर को रिवाइज कर ले, मतलब फिर से देख ले। लाइक गो थ्रू द पेपर वंस अगेन टू रीचेक इफ यू हैडंट मेड एनी सिली मिस्टेक्स। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिकल पास्ट पेपर्स। काफी ज्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो चैप्टर तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनसे टॉपिकल पास्ट पेपर्स नहीं होते। Like we have a solution for that. We have a traditional and a revolutionary purpose for this passivers. Traditional purpose वही हुआ कि आपने घर जाके passivers खोले एंड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिए। लेकिन जो revolutionary purpose वो आता है, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता, लाइक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हमारे जो पास पेपर्स हैं उनके ऊपर एक क्यूआर कोड होगा, एंड इफ यू स्कैन दैट क्यूआर कोड इट विल लीड यू टू अ प्लेलिस्ट। और वो प्लेलिस्ट इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। इसमें आप देख सकते हैं 14 वीडियोस है एंड इट हैज सॉल्व ओवर 70 क्वेश्चंस। दैट मींस रेडियो एक्टिविटी एंड द न्यूक्लियर एटम के सारे क्वेश्चंस जो आपके टॉपिकल पास पेपर्स में से, वो इस प्लेलिस्ट में सॉल्व हुए हुए हैं। द बारकोड लुक समथिंग लाइक दिस। अगर आपने ऑर्डर करना है हमारा you know book, so you can just go on to our Instagram and you can message me and ask for whatever you need. If you want any other passwords as well, you can ask me for that. So having that said, let's move on to the threshold. आपके threshold है for this exact paper, a बन रहा है, एक सेकेंड, a बन रहा है आपका this paper 80 मार्क्स में से। ए आपका बन रहा है 45 पे, बी आपका बन रहा है 35 पे, सी आपका बन रहा है 24 पे, डी आपका बन रहा है 19 पे, ई आपका बन रहा है 15 पे। इफ यू रियली वांट टू असेस योरसेल्फ, पहले आप अपना पेपर खुद से करें एंड द अकॉर्डिंग टू द थ्रेशोल्ड आप अपना ग्रेड अभी से देखना शुरू कर दे। लाइक असेस योर ग्रेड एंड ट्राई टू इम्प्रूव अ बिट एवरी सिंगल टाइम। ठीक है? एंड इफ यू डोंट गेट एनी क्वेश्चंस, लाइक आपके पास वीडियो तो है ही, यू कैन वॉच मी and solve the questions. Having that said, let's move on to the questions. Bismillahirrahmanirrahim. Question number one. An aircraft pulls a glider along a runway as shown in figure 1.1. Figure 1.1 में है हमारे पास एक aircraft and a glider. जो glider है that is connected to the aircraft, और जो हमारे पास aircraft है that is pulling the glider. Figure 1.2 shows the speed of the glider during the first 12 seconds of the motion. तो इसी glider का हमें speed time graph मिल चुका है। A. Describe the motion of the glider in the first 12 seconds. किसी भी चीज का अगर हमने मोशन डिस्क्राइब करना है और उसके साथ हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो उस स्पीड टाइम ग्राफ को हमने एक्सप्लेन करना है बेसिकली, और उसको हमने कर देना है फॉर द फर्स्ट 12 सेकंड्स। दैट मींस कि 0 से लेकर 12 तक हमने स्पीड टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। हाउ डू वी एक्सप्लेन द स्पीड टाइम ग्राफ? किसी भी ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले आपको उस ग्राफ की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, एंड इन दिस केस आपको स्पीड टाइम ग्राफ की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो मैं आपको स्पीड टाइम ग्राफ की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ राइट हियर। अच्छा जी, देयर आर 4 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द स्पीड टाइम ग्राफ। 4 थिंग्स। फर्स्टली इज द एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द ग्रेडियंट। Secondly is that the distance can be calculated by the area under the graph। जैसे अगर आपके पास ये ग्राफ है, this area will give you the distance। ठीक है? थर्ड एंड फोर्थ, टाइम and speed
will be given on the axis, एक्सिस पे गिवन होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसका एक्सेलरेशन निकालनी है तो आप इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल लोगे। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आप इस एरिया को कैलकुलेट करके उसका डिस्टेंस निकाल लोगे। और अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप फॉर एग्जाम्पल इधर से देख लोगे, 5 स्पीड है, 5 मीटर्स पर सेकेंड। सो वेरी सिंपल फिनोमेना। तो पहली बात, उन्होंने हमसे मोशन का पूछा है तो वी विल नॉट कंसिडर डिस्टेंस, हमारे पास एक्सेलरेशन है और स्पीड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नेचुरली ये जो हिस्सा है, ये जो ग्राफ है, दैट इज डिवाइडिंग इनटू टू डिफरेंट सेक्शंस, नेचुरल है, ठीक है ना। वन इज फ्रॉम 0 to 6 विच वी विल नेम ए, एंड वन इज फ्रॉम 6 to 12 विच वी कैन नेम बी। 0 to 6 में क्या हो रहा है? 0 to 6 में एक्सेलरेशन हो रही है, और 6 से 12 में क्या हो रहा है? 6 से 12 में कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। विद रिगार्ड्स टू टाइम हम इसके दो सेक्शंस बना लेंगे और लाइकवाइज आंसर करेंगे। We can see that from 0 to 6, from 0 to 6 seconds, we can see constant acceleration. अच्छा जी, आगे मैंने आपको क्या बताया था? 6 to 12 में क्या हो रहा है? 6 to 12 में कांस्टेंट स्पीड है, नॉट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। Hopefully you know what constant acceleration is. So yeah, from 6 to 12, from 6 to 12 seconds, there is constant speed. So yeah, you get your 2 marks. ठीक है ना? Let's move on. Part B. In the first 6 seconds of the motion, there is a resultant force of 1800 newtons on the glider. Using the increase in speed in the first 6 seconds. इस पे ध्यान दें, what is increase in speed? Calculate the mass of the glider. तो आप मुझे बताएं what is increase in speed? Increase in speed is acceleration. ठीक है ना। हमारे पास है फोर्स है, हमारे पास एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमने इससे निकालना है मास। तो हमने एक्सेलरेशन, मैंने अभी आपको बताया था कि आप एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो। एक्सेलरेशन विल बी कैलकुलेटेड बाय द ग्रेडियंट, ठीक है। एंड दे हैव मेंशन्ड कि वी हैव टू use the acceleration or the increase in speed in the first 6 seconds. So 0 से लेके 6 तक का ग्रेडियंट हम निकाल लेते हैं इधर, ठीक है ना। 0 से लेके 6 तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू द ग्रेडियंट, और वी कैन से द एक्सेलरेशन। y2 हमारे पास क्या है? y2 विल बी द, ये देख लेते हैं हम। y2 है हमारे पास 22, x2 है, y1 है हमारे पास 0, x2 है हमारे पास 6, y1 है हमारे पास, x1 है हमारे पास 0, ठीक है ना। तो 22/6 इज आवर आंसर फॉर द एक्सेलरेशन। 22/6 को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, दैट विल बी 11 डिवाइडेड बाय 3, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज आवर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गई, हमारे पास फोर्स है, वी कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। फोर्स हमारे पास 1800 है, एम हमने निकालना है, ए हमारे पास है 3.7, और वी कैन मोर एक्यूरेटली राइट 3.666। सो लेट्स डू द मैथ। मैथ से हमारे पास आंसर क्या आएगा? आप भी अपने कैलकुलेटर्स निकाल के रखें। सो 1800 डिवाइडेड बाय 3.66, क्योंकि 3.66 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 390। 390 kgs will be our mass. समझ आ गई? 390, they have given us the unit, तो आपको यूनिट रखने की कोई जरूरत नहीं है। सी, डिटरमिन द डिस्टेंस
traveled by the glider in the first 6 seconds of the motion. डिस्टेंस निकालना है अब हमने इसका. डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे निकालते हैं. डिस्टेंस हमने निकालना है 0 से लेकर 6 तक का. और डिस्टेंस हम निकालते हैं बाय द एरिया. एरिया अंडर द ग्राफ से हम डिस्टेंस निकालते हैं. तो हम 0 से लेके 6 तक का मतलब इस पूरे रीजन का डिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है. हाउ डू वी डू दैट? वी कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द ट्रायंगल. ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. दैट विल बी 1/2 into base into height, which is 22. That will be 11 into 6, which is our answer. ठीक है. इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उधर. कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी. ठीक है. ठीक है ना. ये 11 आ जाएगा हमारे पास. और 11/6, 11 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 66 मीटर्स. इन्होंने फिर से हमें यूनिट दिया हुआ है. देयरफॉर वी डोंट हैव टू राइट द यूनिट. और 66 मीटर्स इज आवर आंसर. ठीक है. आगे चलते हैं हम. Part B. The glider has no engine and stays in the air with the use of convection current. State what is meant by a convection current. So basically what they mean by a convection current is that the warmer fluid या आप कह सकते हैं warmer air will always rise और जो cooler air है that will always sink. Why you might ask? That is because जो warmer air होती है वो naturally कम dense होती है और जो cooler air होती है वो naturally ज़्यादा dense होती है. So we can write less dense or we can write more dense. I'll give you an example. Let's say आपके पास है एक कप. एक कप के अंदर आपने डाला है पानी और ऑयल. कौन सा ऐसा लिक्विड है that will be on the top? That will be oil. Because हमारे पास जो ऑयल होता है that is less dense than water. जो वाटर होता है that is denser than oil. So that is the main reason why this happens. तो इसका हम एक फॉर्मल वो भी लिख सकते हैं. क्या कहते हैं? डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या आप कह सकते हैं आंसर. ठीक है. The formal answer for this is that movement movement of fluid through the difference in temperature. और आपने ये दो पॉइंट्स भी ऐड करने हैं. वार्मर fluid rises और जो हमारे पास कोल्डर फ्लूइड्स है they will sink. So that is a complete answer. You don't have to write that much, but I wanted to give you the extra information. अच्छा आगे देख लेते हैं. Part 2. Suggest how the convection current that supports the glider is formed. अच्छा जी, let's say आपके पास ये ग्राउंड है, फ्लैट प्लेन ग्राउंड है और उसके ऊपर सन रेज पड़ रही है. What will that do? That will heat up the ground. और जब आपका ग्राउंड हीट होएगा, it will heat the air around it. और जब एयर हीट होएगी, the air will rise, and when the air rises, it will cause a convection current. Just like this. समझ आई? या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि वेरियस जियोथर्मल लोकेशंस या नेचुरल लोकेशंस कह सकते हैं जो ऑटोमेटिकली हीट प्रोड्यूस करती हैं विच विल कॉज अ कन्वेक्शन करंट. ठीक है. सो पहली बात तो आप ये लिख सकते हैं द हीटिंग ऑफ ग्राउंड बाय सनरेज या आप लिख सकते हैं नेचुरल लोकेशंस. यहाँ एक उसके नाम के मार्किंग स्कीम में चिमनी भी लिखा हुआ है. चिमनी भी लिख सकते हैं. चिमनी. Let's move on to the next question. Question number 2. In a safety test, a car of mass 1100 kilograms travels at a speed of 10 meters per second and collides with a stationary van of mass 3000 kilograms. First of all, what do they mean by stationary?
बाय स्टेशनरी दे मीन एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट मूविंग, ठीक है ना। जैसे अगर आपने अपनी गाड़ी है, उसको लिया और उसको पार्क कर दिया, गाड़ी हिलजुल नहीं रही, देयरफॉर इट मीन्स कि आपकी गाड़ी स्टेशनरी है। आफ्टर द कोलिजन द कार एंड द वैन मूव टुगेदर विद द वेलोसिटी v। पहले आप देख सकते हैं कि ओनली द कार इज मूविंग बिकॉज आपके वैन की वेलोसिटी जीरो है, बट आफ्टर द कोलिजन दोनों मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी v। Figure 2.1 shows the car and the van before and after the collision. The total momentum of the car and the van is conserved during the collision. By conserved, आपको कोई law याद आता है? The law of conservation of momentum states कि total momentum before the collision is equal to the total momentum after the collision. मतलब इस पूरे सिस्टम का momentum is equal to इस पूरे सिस्टम का momentum. ठीक है? Hopefully you got that. A1. डिफाइन मोमेंटम। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज को आपने ओ लेवल्स में डिफाइन करना है तो अगर उसका फॉर्मूला है तो वो लिख लें। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? पी। तो यहां लिखते थे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। आप ये भी लिख सकते हैं मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा जी, पार्ट टू, स्टेट द यूनिट फॉर मोमेंटम। अगर किसी भी चीज का आपने यूनिट निकालना है ना तो पहले आपने उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला के सेपरेट यूनिट्स निकालने हैं। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम्स। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर्स पर सेकंड। तो अगर आपने वेलोसिटी का भी डिफरेंटली निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस का वो क्या होता है, क्या कहते हैं, यूनिट। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर्स, टाइम का यूनिट सेकंड्स। तो मीटर्स पर सेकंड वो आपके पास वैसे भी आ जाए, तो इनको आप कंबाइन करके लिख दें, केजी meters this one. So this is the same as this. So yeah, you don't need to worry about that. Calculate the velocity v of the car and the van before the collision, after the collision, after the collision. तो मैंने आपको अभी क्या बताया था? The law of conservation of energy is taking place. So momentum before is equals to the momentum after. ठीक है ना? तो एम वी इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है। तो हम सारी वैल्यूज ले लेते हैं। कार का मास है 1100 और वेलोसिटी है 10 मीटर्स। हम लोग ना कार और वैन की सेपरेटली लिख रहे हैं, ठीक है ना। कार का मास है 1100 और वेलोसिटी है 10, प्लस वैन का मास है 3000, वेलोसिटी है 0। तो दिस होल विल बी 0 बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमने मोमेंटम बिफोर निकाल लिया और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी निकाल लेते हैं। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी, दोनों का मास प्लस करके लिखेंगे क्योंकि आफ्टर द कोलिजन बोथ ऑफ देम आर मूविंग। तो दोनों का मास ऐड कर देते हैं, एक का 3000 है, एक का 1100 है। तो 3000 प्लस 1100, 3000 प्लस 1100 इंटू वी। तो ये हमारे पास 11,000 आ जाता है। 11,000 इज इक्वल टू 4100 वी। 4100 वी। तो आंसर है हमारे पास 110 डिवाइडेड बाय 41 मीटर्स पर सेकेंड। अपने कैलकुलेटर्स निकाल के रखें एंड कैलकुलेट द आंसर। व्हाट माइट द आंसर बी? कैलकुलेटर। तो 110 कर लेंगे डिवाइडेड बाय 41 which is going to be approximately 2.7. So 2.7 is our answer. Calculate the total kinetic energy of the car and the van after the collision. टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली है,
टोटल काइनेटिक एनर्जी हम इजीली निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला 1/2 mv² विच इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लिख लेते हैं 1/2, मास लिखेंगे हम दोनों का कंबाइंड विच वाज 4100, और वेलोसिटी का हम स्क्वायर ले लेंगे 2.7 का स्क्वायर। लेट्स डू द मैथ वंस अगेन। 4100 से मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ 2.7, 2.7 का स्क्वायर, तो दैट वुड बी 15,000, 15,000 joules will be our answer। अच्छा जी, पार्ट टू पे चलते हैं। स्टेट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट अकर्स इन द कोलिशन। सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, अब हम ऊपर जाके इसमें देख लेते हैं। सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सीम्स लाइक कि जो कार है उसने ज्यादातर एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर दी है वैन के अंदर। सो सिंपली जस्ट लिख देते हैं कार टू वैन, कार टू वैन। I'm not going to explain this much because it's very apparent. So yeah, that is it for question number 2. Let's move on to the next question. Question number 3. Figure 3.1 shows a circuit containing 3 resistors, a 12-volt power supply and an ammeter. This is the ammeter, ये resistors हैं और ये power supply है. A. Calculate the current in the 400 ohm resistor. तो इस resistor के through जितना current pass कर रहा है वो हमारा answer होगा. तो I'll tell you a way how to do that. V is equals to IR वाला फॉर्मूला लगाएंगे। V हमारे पास 12 आ गया, I हमने कैलकुलेट करना है, R 400 आ गया। तो 12 डिवाइडेड बाय 400 हमारे पास इजीली आ जाएगा 0.03 एम्पेयर्स। जिसको ये मेथड सही लगा है उसको सही तरह से फिजिक्स नहीं आती, ठीक है ना। आई हैव टोल्ड यू मैनी मैनी टाइम्स के सीरीज में करंट स्टेज द सेम। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से 0.2 एम्पेयर्स आ रहा है तो यहाँ भी 0.2 एम्पेयर्स होगा, यहाँ भी 0.2 एम्पेयर्स होगा, ऑल ओवर द सर्किट 0.2 एम्पेयर्स ही होगा, ठीक है ना। तो आप एक सिंगुलर रेजिस्टर का वो नहीं निकाल सकते, करंट नहीं निकाल सकते। तो हाउ विल वी डू दिस, व्हाट शुड बी द अप्रोच टू डू दिस। तो हम फिर से V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे। V की जगह 12 लिखेंगे, I की जगह I लिखेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड दैट आउट। R की जगह हम लिखेंगे 400 प्लस 200 प्लस 100 because we need the total resistance. So 12 divided by 400 plus 200 plus 100, that will be 700, will be our answer, which is I. So that will be approximately 0.017 amperes. 0.017 amperes हमारा आंसर है। B. Calculate the power produced in the 400 ohm resistor. So since we have to calculate the power produced in a singular resistor, हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे P is equals to I square R, ठीक है ना। P is equals to I square R, I हमारे पास है 0.017 का स्क्वायर इंटू R है हमारे पास 400। So let's calculate and see what the answer is. आप भी अपने कैलकुलेटर्स निकाल के रखें एंड चेक व्हाट द आंसर इज। तो हम कर लेते हैं 0.017 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 400, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.12। अगर आप स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि व्हाट आर द डेसिमल प्लेसेस, तो दिस इज द राइट आंसर 1156, ठीक है ना। तो यू कैन राइट दिस एज योर आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। Part C. A student uses all of the components shown in figure 3.1 in another circuit. तो जो components use हुए थे वो मैंने यहाँ mention कर दिए हैं. She connects them so that there is the largest possible current in each resistor. Largest possible current सिर्फ तभी हो सकता है जब least possible resistance हो. Why you might ask? Because current and resistance are inversely proportional और जब current increase होएगा तब resistance decrease होएगी, ठीक है ना। That is known as an inversely proportional relationship. This also tells us about another thing about the circuit. हमें क्या करना है, हमें least possible resistance लानी है. And how do we do that? We will not achieve this in series.
सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाती है, राइट? सो हमने यूज करना है पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, पैरेलल, ठीक है ना? The current in one of the resistors is larger than the current in the other two resistors. ये हमें एक और चीज बताती है, दिस फर्दर सपोर्ट्स आवर क्लेम कि हमने पैरेलल ही यूज करना है, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ पैरेलल सर्किट, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दिस इज अ पैरेलल सर्किट और यहां से 2 एम्पेयर्स का करंट आ रहा है, तो कुछ परसेंटेज ऑफ दैट करंट विल गो हियर, कुछ विल गो हियर एंड कुछ विल गो हियर। अगर आप सीरीज में देखें, सीरीज में करंट हमेशा एक ही होता है, लेकिन पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। तो दिस फर्दर सपोर्ट्स आर क्लेम कि पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ही यूज हुई। आगे पढ़ लेते हैं। The student connects the ammeter into the circuit to measure the current in this resistor. तो जिस रेजिस्टर में द मोस्ट अमाउंट ऑफ करंट होएगा, उसके साथ हमने एमीटर लगा देना है। Draw the circuit diagram of the arrangement. Label each resistor with the value of its resistance. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बनाना है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई 12, ठीक है ना? 12 वोल्ट्स, यहाँ प्लस, आई डोंट हैव दैट स्पेस, वहाँ प्लस माइनस और ये 12 वोल्ट्स। ये हमने पावर सप्लाई बना ली। आगे अब हमने प्लेस करने हैं रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स कैसे, किस कॉन्फ़िगरेशन में रेजिस्टर्स प्लेस करने हैं, ये आप मुझे खुद बताएं। हाउ डू वी प्लेस द रेजिस्टर्स? पहले हम सबसे बड़ा रेजिस्टर प्लेस करेंगे। वाई यू माइट आस्क? बिकॉज उन्होंने हमें बोला है कि जिस रेजिस्टर में सबसे ज्यादा करंट होएगा उसमें आपने एमीटर लगा देना है। और किस रेजिस्टर में सबसे ज्यादा करंट होएगा? जिस रेजिस्टर में सबसे कम रेजिस्टेंस होएगी। तो 400 इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। 400 ओहम्स हम इधर लिख देते हैं, सॉरी फॉर दैट। अब हम लगा देते हैं 200 ओहम्स वाला, और अब हम लगा देते हैं 100 ओहम्स वाला, 100 ओहम्स। और इसके साथ ही हम लगा देते हैं एक एमीटर। इसके साथ क्यों लगाया है? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा करंट होएगा। और उन्होंने हमें बोला हुआ है कि जिसके साथ सबसे ज्यादा करंट होएगा उसके साथ आपने एमीटर लगा देना है। सो दैट इज आवर 2 मार्क्स। अ लॉट ऑफ थिंकिंग फॉर द 2 मार्क्स। ओवरऑल ये पेपर इतना मॉडरेटली मुश्किल रहा है। So let's move on to the next question. Question number 4A. A student pushes a drawing pin into a wooden board as shown in figure 4.1. हम figure 4.1 में देख सकते हैं कि एक drawing pin है which is being pushed by a finger into the wooden board. The area of the pin in contact with the finger is 5 into 10 raised to the power minus 5 meter square. So they're basically talking about this area जिसको finger touch कर रही है और जिसको finger push कर रही है. The student pushes downwards with a force of 26 newtons. तो जो student है, it is pushing downwards with the force of 26 newtons. The mass of the drawing pin is very small. Calculate the pressure exerted by the finger on the drawing pin. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे in order to find out the pressure? कौन सा प्रेशर वाला फॉर्मूला है जो फोर्स को इंक्लूड करता है और एरिया को इंक्लूड करता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है ना? लेट्स पुट इन द वैल्यूज। फोर्स हमारे पास 26 है, एरिया हमारे पास 5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 5 है। दैट इज गonna बी approximately, let me check, the answer will be 520,000, 520,000 pascals। pascals उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम ये लिख लेते हैं प्लेन एंड सिंपल 520,000। Compare the force exerted by the finger on the drawing pen with the force exerted by the drawing pen on the wooden board. अच्छा, they talking about कि हमारी फिंगर कितना फोर्स exert कर रही है on this part and कितना फोर्स पेन exert कर रही है on this part.
आप क्या कहते हैं कि कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बाय द फिंगर एंड बाय द पिन? इट इज गोना बी इक्वल. Why you might ask? Because force हमेशा सेम रहेगा. The only thing which is changing is area. और जब एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा. So we can say प्रेशर डिफरेंट हो सकता है बट फोर्स डिफरेंट नहीं होगा. So क्या लिखेंगे हम? इट इज द सेम. इट इज द सेम साइज ऑफ फोर्स with the same direction because they're both in the same direction. अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं. Part 3. Explain why the drawing pen goes into the wooden board but not into the finger. अगर आप खुद भी इसको विजुअलाइज करके देखें, आपके हाथ में एक ड्राइंग पेन है और आप उसको किसी वुडन बोर्ड में पुश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो ड्राइंग पेन आपकी उंगली के अंदर नहीं जाएगी बिकॉज इधर का एरिया ज्यादा है. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, द एरिया ऑफ द टिप इज मच मोर देन द एरिया ऑफ द पेन. है ना? पेन से ज्यादा ही एरिया है. तो we're simply not gonna consider it. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? हम आंसर में लिखेंगे force exerted by the finger on the pin is is spread over a larger area. Over a larger area. Because as I have told you, pressure is equals to force divided by area. That means कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना एरिया कम होगा. ठीक है ना? Over a largest surface area. So the pressure is low. Sorry for that. Low pressure because area is कम. ठीक है? आगे हम एक्सटेंशन लिख देते हैं. द फोर्स exerted by the pin. The force exerted by the pin on the board. Sorry for that. इसको मुझे ये करने दो. On the board is concentrated over a smaller area. आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, टिप का एरिया ज्यादा है और पिन का एरिया कम है. सो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड. स्मॉलर एरिया ओवर अ स्मॉलर एरिया, देयरफॉर आपका जो प्रेशर है दैट विल बी हायर. तो ये हमारा आंसर आ गया. आगे चलते हैं. Part B. Figure 4.2 shows water emerging from a plastic bag that contains a number of holes. तो आप देख सकते हैं इस प्लास्टिक बैग में काफी ज्यादा होल्स है एंड ईच होल में से पानी निकल रहा है. 1. Explain why the water emerges from each hole in a direction at right angle to the surface of the bag. ये मैं आपको क्वेश्चन एक एग्जांपल से समझा देता हूं. लेट्स से आपके पास है एक बलून और उस बलून में आपने एक होल कर दिया. उस होल में से हवा किस डायरेक्शन में निकलेगी? द डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन विच इज राइट एंगल टू द बलून, टू द surface of the balloon. Why is that? That is because balloon में जो हवा है that is creating pressure in all directions. और जिस भी डायरेक्शन में एक एग्जिट पॉइंट निकलेगा उस डायरेक्शन से हवा एग्जिट करना शुरू हो जाएगी.
सिमिलरली सेम थिंग हो रही है विद दिस प्लास्टिक बैग. प्रेशर जो है दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द वाटर ऑन द बैग, ऑन द प्लास्टिक बैग, ऑन द सरफेस ऑफ द प्लास्टिक बैग. तो पहला हम पॉइंट ये लिख सकते हैं, प्रेशर is created by the water on the plastic bag. Sorry for that. सेकेंड हम पॉइंट ये लिख सकते हैं, फोर्स विल एक्ट इन राइट एंगल टू द सरफेस. फोर्स विल ऑलवेज एक्ट राइट एंगल टू द सरफेस. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी है, फोर्स विल एक्ट राइट एंगल टू द सरफेस. So this is not a technical question, very practical question है. Let's move on to the next part. 2. The holes at A and B are the same size. Explain why the water emerges faster from the hole A than from the hole B. तो वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास होल बी है विच इज ऑन द अपर सेक्शन ऑफ द बैग, और एक हमारे पास होल ए है विच इज ऑन द लोअर सेक्शन ऑफ द बैग. होल ए में से पानी जल्दी क्यों निकल रहा है? वाई इज द प्रेशर ऑन द वाटर मोर देन द होल बी? That is because of a simple formula which we know as pressure is equals to rho gh. जितनी हमारी डेप्थ होगी उतना ज्यादा हमारा प्रेशर इंक्रीज होएगा ड्यू टू दिस फॉर्मूला. अगर हम इस फॉर्मूला में डेप्थ इंक्रीज करें, द प्रेशर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. व्हाई इज दैट? दैट इज बिकॉज उसके ऊपर ज्यादा पानी है विच इज कॉजिंग मोर प्रेशर. तो हम लिख देते हैं सिंपल आंसर, लार्जर प्रेशर at A in comparison to B because the depth of hole A is more than the depth at hole B. ठीक है ना? और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच. जितना हमारी हाइट इंक्रीज होगी उतना ही हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा. बाय हाइट आई मीन डेप्थ. सो या, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. फिगर 5.1 shows the particles in a sample of liquid water. तो इन्होंने हमें एक यहाँ डायग्राम दे दिया which is showing us the structure of a liquid, और यहाँ मैंने एक अलहदा से डायग्राम बना दिया which is showing us the structure of a solid. A. Explain using ideas about particles why liquids expand more than solid for the same temperature rise. Let's start off from the basics. जब भी आप particles को heat up करोगे they will gain kinetic energy, and when the particles gain kinetic energy they will be faster. तो हैविंग दैट सेड आई वुड से कि इसकी दो वजूहात हो सकती है. फर्स्ट वुड बी द अरेंजमेंट एंड सेकंड आई वुड से वुड बी द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फोर्सेस. जो फोर्सेस होते हैं ना बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स, दे आर मच मोर देन द फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स. एंड सेकंड ऑफ ऑल द अरेंजमेंट, आई वुड से जो अरेंजमेंट लिक्विड पार्टिकल्स की होती है ना, इट इज वेरी इरेगुलर, एंड जो लिक्विड होता है वो अपनी कंटेनर की शेप ले लेता है. While solid, they are in a fixed position. They can't be moved very easily. है ना? So let's say first of all the intermolecular forces, intermolecular forces between solids are much more than liquids. And the second point I told you was the arrangement. Solids are more densely packed than liquids,
So yeah, that would be our answer. Part B. The boiling point of water is 100 degrees Celsius. 1. State the boiling point of water on the Kelvin scale of temperature. तो जब भी आपने टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, ऑल यू हैव टू डू इज एट 273. ठीक है ना? जैसे आपके पास यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, just add 273 to it and you'll get your answer in Kelvin. 373 answer आता है, and that is our final answer. 2. The temperature remains constant as water turns from liquid to gas at the boiling point. Explain in terms of particles why energy must be provided even though the temperature stays constant. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, there are forces between the particles which are known as intermolecular forces. And to overcome those forces, आपको energy चाहिए. So yeah, लिख देते हैं simply. To overcome intermolecular forces. As simple as that. आगे चलते हैं चलो. Part C. An electric heater is used to heat a sample of metal as shown in figure 5.2. There is no thermal energy transferred from the metal to the surrounding during the heating. उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि there is no waste. आगे देखते हैं. The metal has a mass of 200 grams and is initially at 15 degrees Celsius. The heater is switched on for 2 minutes and then switched off. The maximum temperature reached by the metal is 40 degrees Celsius. The power of the heater is 20 watts. Calculate the specific heat capacity of the metal. Show your working. First of all, आपको ये याद होना चाहिए कि specific heat capacity का formula क्या है. The formula looks something like this. M is mass, Q is thermal energy, this is specific heat capacity and delta T is the change in temperature. तो हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज पड़ी हुई हैं. एक्चुअली हमने 2 वैल्यूज निकालनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल मास हमें दिया हुआ है 200, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने निकालनी है एंड द चेंज इन टेम्परेचर विल बी 40 माइनस 15. ठीक है ना? और Q हमने निकालना है विच इज द थर्मल एनर्जी. Q हमने कैसे निकालना है? Q को निकालने के लिए हमने पावर यूज करनी है और टाइम यूज करना है. What formula does it remind you of? It would be power is equals to energy divided by time. पावर हमारे पास है 20, एनर्जी हमने निकालनी है, टाइम हमारे पास है 2 minutes which is 120 seconds. So 20 into 120 will be 2400 I think. Let me double check. Let's see. 20 into 120. That would be 2400 joules of energy. ठीक है ना? यहाँ हम 2400 लिख देते हैं and let's do the math. तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2400, ये 200 हो गया, C as it is, और ये 25 है. तो if we do the math, we'll get an answer of 0.48 joules per gram centigrade. 0.48. Very simple answer. Let's move on to the next question. Question number 6. The virtual reality headset in figure 6.1 contains a display and a lens as shown in figure 6.2. फिगर 6.1 में हमारे पास है एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की एग्जांपल और फिगर 6.2 में हमें 3 चीजें दी गई हैं. द डिस्प्ले, द लेंस एंड द आई. द डिस्प्ले इज द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस. कीप दैट इन योर माइंड. The lens acts as a magnifying glass and forms a virtual image of the display. A1. Describe where the display must be positioned relative to the focal length of the lens for the lens to act as a magnifying glass for the image on the display. अच्छा जी, for the lens to act as the magnifying glass, the object must be placed in a distance less than the focal length.
By object, I mean the display. The display must be placed in a distance which is less than the focal length. So let's write that as our answer. Pretty straightforward. तो लिख लेते हैं for the lens to act as a magnifying glass, it must be positioned at a distance less than the focal length. ये मैंने बहुत लेंथी आंसर लिख दिया फॉर योर एक्सप्लेनेशन. आप इसको बहुत शॉर्ट एंड डाउन भी कर सकते हो. वेरी easily that could be done. Explain how a virtual image is formed. Explain how a virtual image is formed. मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं बाय अ रे डायग्राम. लेट्स ड्रॉ रे डायग्राम. पहले ये तो हटा दे, ये गंद मारा है. फर्स्टली आपने एक रे ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. बस यहाँ इमेजिन कर ले एक प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके पैरेलल आपने एक रे बना देनी है. नाउ द सेम रे विल कन्वर्ज एंड पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. तो इसी रे को आप एक्सटेंड कर दें एंड पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. ठीक है. अब आपने इसी पॉइंट से एक और रे ड्रॉ करनी है. इसी पॉइंट से आपने एक और रे ड्रॉ करनी है विच passes थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा? इट वुड बी समवेयर अराउंड हियर. ठीक है ना. इसी रे को आप स्ट्रेच कर लो. नॉट दिस कलर, समथिंग एल्स. इसी रे को आप स्ट्रेच कर लो and you can see a pattern. Okay, the rays are diverging, both of them are diverging and they will not cross to make an image. वैसे ही एक मैं आपको फैक्ट बता रहा था. अब आप इन दोनों रेस को ट्रेस बैक कर लो. ट्रेस बैक कर लो एंड दिस इज वेयर द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. समझ आ गई? सो या, दैट वाज द सिंपल रे डायग्राम टू एक्सप्लेन हाउ अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. अब हम इसके आंसर में क्या लिखें? हम ये लिख सकते हैं दैट द रेज आर नाउ डाइवर्जिंग so they will not cross to make an image. ठीक है ना. तो दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर. ये भी लिख सकते हैं rays do not meet on a screen and they will not converge, they will diverge. ठीक है. And the rays appear to come from an image. ये लिख लेते हैं. The rays appear to come from an image. अच्छा जी, let's move on. इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं. Part B. An arrow on the display is 3.4 centimeters from the lens. The virtual image of the arrow is 22 centimeters from the lens. So basically they're referring to the distance from the lens to the object and the distance from the lens to the image. ठीक है ना. Figure 6.3 shows the arrow O, the lens L, and the virtual image of the arrow I drawn on the grid with a scale of 1:2. आगे पढ़ लेते हैं. On figure 6.3, draw a ray diagram to show the formation of the virtual image I. तो मैंने आपको मोटा मोटा यहाँ बता दिया था what the ray diagram looks like. लेकिन अब हमें फिर से बनाना है and this is for 3 marks. तो very simple diagram and this will give you 3 marks. सबसे पहले हम simplest जो हमारे पास ray है वो बना लेते हैं. That will be the ray from the image to the object from the optical center to the eye. तो ये हमने बना दिया रे. ऑफ कोर्स हमने ये वाला जो हिस्सा है इसको रखना है हमने डैश्ड.
तो ये हम बना देते हैं डैश्ड। तो ये हमने बना दिया डैश्ड। द सेकेंड रे के लिए हमने क्या करना था, वी हैड टू ड्रॉ पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने एक पैरेलल लाइन बना दी है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां से अब हम एक और रे स्ट्रेच करेंगे विच विल पास थ्रू दैट लाइन। इसको थोड़ा सा थिन वाला ले लेते हैं, विच विल पास थ्रू द लाइन, इट इज द सेम एंड विल गो टू द आई। समझ आ गई? इसको भी हम डैश कर लेते हैं, इसको भी डैश कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमने कर दिया डैश्ड। समझ आ गई? सो दिस इज व्हाट द रे डायग्राम विल लुक लाइक। तो या अब इसके आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आप इसको छोड़ के जाओगे तो ऑफ कोर्स दैट वुड बी अ वेस्ट। तो ये आगे देख लेते हैं। आगे डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है ना? ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज द पॉइंट विच इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। लेंथ से प्रिंसिपल फोकस तक की लेंथ को निकाल लेंगे, दैट विल बी फोकल लेंथ। तो this was presumed to be 2 centimeters and this is another 2 centimeters. तो हमारे पास 4 centimeters आ गई है फोकल लेंथ। 4 centimeters तो लिखा हुआ है यहाँ, तो we don't have to mention that. So that is it for question number 6. Let's move on to the next question. Question number 7. A water wave in a ripple tank diffracts as it passes through the gap in a barrier. Figure 7.1 shows a drawing made by a student of the crest in the pattern. तो ये हमारे पास फिगर 7.1 है विच इज द ड्राइंग मेड बाय अ स्टूडेंट। और ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको अपनी तरफ से दिए हैं। पहली एग्जांपल में डायफ्रैक्शन हो रही है थ्रू अ नैरो स्लिट, और दूसरी एग्जांपल में डायफ्रैक्शन हो रही है थ्रू अ ब्रॉड स्लिट। तो जो हमारे पास ड्राइंग है उसमें डायफ्रैक्शन नैरो स्लिट से हो रही है या ब्रॉड स्लिट से हो रही है? इट इज ऑफ कोर्स फ्रॉम अ ब्रॉड स्लिट। पार्ट ए पढ़ लेते हैं। Part A. State one way in which the student's drawing of the crest is wrong. तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देखें, हाउ आर दे कंपेयरिंग, और कैसे स्टूडेंट ने जो डायफ्रैक्शन की है दैट इज रॉन्ग। पहली बात आप देख सकते हैं द वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ है ना स्टूडेंट ने जो बनाई है आफ्टर डायफ्रैक्शन, द वेवलेंथ्स आर वे टू लार्ज, बहुत ज्यादा हो गई है, राइट? पहले इतनी वेवलेंथ थी, अब इतनी वेवलेंथ हो गई है। So we can write कि जो wavelength है that has been drawn absurdly large. Second आप देख सकते हैं of course distance ज्यादा है तो उसने बहुत straight lines बना दी है, बहुत straight crests बना दी हैं, and they are very far apart, और उनके अंदर difference भी बहुत ज्यादा है length में। तो यही दो मैं आपको कहूंगा apparent जो reasons है, लिख लेते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया था wavelength, wave after diffraction are too large। अच्छा, अब हम इसी एग्जाम्पल को यहां ट्रांसफर कर लेते हैं बिकॉज इट्स गोना कम इन हैंडी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है पार्ट बी। द गैप इन द बैरियर इज नाउ मेड स्मॉलर देन द वेवलेंथ। पहले हमारे पास जो गैप था इट वाज मच लार्जर देन द वेवलेंथ। अब हमारे पास जो गैप आया है इट इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ as shown in figure 7.2. Complete figure 7.2 with at least 3 crests to show the new diffraction pattern. तो हम डायफ्रैक्शन इस सेंस में करेंगे। पहले आप देख सकते हैं ब्रॉड स्लिट में थोड़ी बहुत डायफ्रैक्शन हो रही है, लेकिन नैरो स्लिट में बहुत ज्यादा डायफ्रैक्शन हो रही है। दिस इज लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी छोटी स्लिट होगी उतनी ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी, जितनी बड़ी स्लिट होगी उतनी कम डायफ्रैक्शन होगी। तो हम यहां बना लेते हैं 3 सेमी सर्कल्स, और उनका जो वेवलेंथ का हमने डिस्टेंस रखना है इट शुड बी कंपेरेबल। यहां तो मैंने बहुत गंदी एक एग्जांपल बनाई है बट यू गेट द पॉइंट।
यू हैव टू मेक एटलीस्ट 3 क्रेस्ट, मतलब आप 4 भी बना सकते हो। लेकिन आपने एक दिमाग में चीज रखनी है, जो डिस्टेंस इन दोनों क्रेस्ट के बीच में है ना, वही डिस्टेंस आपने इन दोनों क्रेस्ट के बीच में भी रखना है, ठीक है ना। जैसे मैंने बनाया वैसे आपने बिल्कुल भी नहीं बनाया। सिंस आई डोंट हैव द अप्रोप्रिएट टूल्स, मैं ऐसे ही बना सकता हूं अभी, लेकिन सॉरी फॉर दैट। सो आगे चलते हैं। पार्ट सी। एक सेकेंड, ये जो आपको मैंने एग्जाम्पल है इसको थोड़ा सा इधर रख लेते हैं। Hopefully you see it now. In one part of the ripple tank, the water wave has a speed of 6 centimeters per second and a wavelength of 2 centimeters. The wave then passes into a shallower region of the tank. The speed of the wave in the shallower region is 4 centimeters per second. 1. Define the term wavelength. जो term है ना wavelength, it means the distance between two identical points on adjacent waves. एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? एडजेसेंट मींस साइड बाय साइड। तो ये लिख लेते हैं हम, द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल, सॉरी फॉर दैट, आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑन एडजेसेंट वेव्स। इसकी एग्जांपल मैं इस डायग्राम से आपको दे देता हूं। लेट्स से आपके पास वेव वन ये है और वेव टू हमारे पास है दिस, ठीक है ना। बाय आइडेंटिकल पॉइंट्स आई मीन same points on the adjacent waves, same points on the wave which is next to the other wave। जैसे हमारे पास ये पॉइंट एक आ गया है और ये एक पॉइंट आ गया है विच इज अ वेवलेंथ। एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आ गया है और ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया है विच इज अ वेवलेंथ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया और ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है विच इज अ वेवलेंथ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है और ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है विच इज अ वेवलेंथ। सो बेसिकली यू गेट द पॉइंट। पार्ट टू, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। जब भी आपने कोई चीज कैलकुलेट करनी है, आपने पहले देखना है कि आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी है। हमारे पास है स्पीड ऑफ द वेव और हमारे पास है वेवलेंथ। तो वी कैन इजीली assume कि हम v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। v हमारे पास है 6, f हमने निकालना है, लैम्डा हमारे पास है 2। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 will be an easy 3 hertz। वेरी इजी आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। और 2 मार्क्स आपको इसके फ्री के मिल गए हैं बेसिकली। पार्ट थ्री, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द शैलो पार्ट ऑफ द टैंक। दिस इज अ बिट ट्रिकी, लेकिन 1 मार्क है। As we know, when the wave passes from a deep to a shallow part, the frequency stays the same। ठीक है ना, frequency does not change। तो हम frequency ये वाली यूज कर लेंगे, स्पीड हम ये वाली यूज कर लेंगे एंड we'll get the answer। फिर से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v हमारे पास है 4, f हमने निकाला हुआ है विच इज 3, लैम्डा हमने निकालना है, ठीक है ना। 4/3 will get us the answer। 4/3 is 1.333 और इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे एंड जस्ट मेक इट 1.3 एंड दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। Let's move on to the next question। Question number 8। A filament lamp is arranged above a shiny metal surface as shown in figure 8.1। A student reads in a textbook that a light emitting diode LED is more efficient than a filament lamp। A1, state what is meant by efficiency। efficiency की ऐसी कोई फॉर्मल डेफिनेशन तो नहीं है, बट हम उसको डिफाइन कर सकते हैं बाय इट्स फॉर्मूला। और efficiency का फॉर्मूला क्या है? आई विल राइट इट डाउन हियर। efficiency is equals to useful energy output divided by total energy input। useful energy output divided by total
एनर्जी इनपुट। और अगर हमें एफिशिएंसी परसेंटेज में चाहिए, वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100, ऑल्दो दिस इज नॉट नेसेसरी, बस आपने यही लिखना है। पार्ट टू सजेस्ट व्हाई एफिशिएंसी ऑफ अ फिलामेंट लैम्प इज वेरी लो। जब भी आप फॉर एग्जांपल एक बत्ती को हाथ लगाते हो या किसी लाइट को हाथ लगाते हो, तो यू कैन फील कि वो हीट रेडिएट कर रहा होता है, विच इज अ फॉर्म ऑफ वेस्ट, विच इज वेस्टिंग द एनर्जी, और वो एफिशिएंसी को लो करता है, राइट। सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड द एनर्जी इज वेस्टेड। थर्मल एनर्जी is wasted by the lamp. We can write that. Acha ji, let's move on to B. B. The student considers replacing the filament lamp shown in figure 8.1 with an LED of the same brightness. Data about the filament lamp and a suitable LED are shown in table 8.1. टेबल 8.1 में हमारे पास इनपुट पावर है और एनर्जी एफिशिएंसी है। द एलईडी emit the same amount of visible light as the filament lamp. तो दोनों की आउटपुट सेम है, आउटपुट इज सेम। Using this information and the data in table 8.1, determine the efficiency of the LED. Efficiency of the LED निकालनी है। First of all, हम इन दोनों से आउटपुट निकाल लेते हैं, बिकॉज दोनों का आउटपुट सेम है, राइट। तो आउटपुट निकालने के लिए हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है यूजफुल आउटपुट, आउटपुट divided by input, total input, which is 120, multiplied by 100 is equals to the energy efficiency, which is 6.2. मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डेसिमल में आंसर चाहिए, डोंट मल्टीप्लाई इट बाय 100, लेकिन अगर आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो पहले हमने आउटपुट निकालना है, आउटपुट निकालने के लिए इसको हम सब्जेक्ट निकाल लेते हैं। सब्जेक्ट बनाने के बाद we'll get a configuration something like 6.2 divided by 100 multiplied by 120. That will be equal to, output will be equal to, that will be equal to approximately 7.44. ठीक है ना। Since the output were same, तो हम इसकी जगह आउटपुट लगा के इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। द आउटपुट इज 7.44। हमारे पास जो इनपुट था, टोटल इनपुट, इट इज 15, और मल्टीप्लाई दैट बाय 100 एंड विल गेट द एफिशिएंसी। यूज योर कैलकुलेटर्स। इसमें मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है 49.8। जस्ट राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, और हमारे पास आ जाएगा 50% एज द एफिशिएंसी। इसको करने का एक easier तरीका था, लेकिन वो conceptual तरीका नहीं था। That was if we simply just multiply 6.2 to 120 is equals to 15 multiplied by the efficiency. ठीक है ना। We will get the same answer 49.8 approximately, but ये आपके उसको strong नहीं करता concept को। अच्छा, let's move on to part C. Part C. The filament lamp is connected to the live and neutral wires in the main supply. The earth wire in the main supply is connected to the shiny metal surface shown in figure 8.1. There is a fuse in the live wire. By accident, the live wire touches the shiny metal surface. 1. Describe what then happens. तो बेसिकली ना मैंने आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है, एंड अलोंग साइड द डायग्राम मैंने कुछ आपके लिए नोट्स भी बना दिए। हम एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द डायग्राम। अच्छा जी। 1. When the live wire touches the surface, what will happen is that the surface will become live. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी तार लेते हो और उसको किसी मेटल के साथ अटैच कर देते हो, वो जो मेटल होएगा इट विल बिकम लाइव।
और अगर कोई भी उस मेटल को हाथ लगाएगा, व्हाट विल हैपन इज दैट दैट पर्सन विल गेट इलेक्ट्रिक्यूटेड। इसी वजह से हमने एक फ्यूज इंस्टॉल किया हुआ है और एक अर्थ वायर इंस्टॉल की हुई है एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म। अच्छा जी, अर्थ वायर की एक खासियत है, अर्थ वायर इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस पाथ, राइट? और एज वी नो, करंट जो होता है इट गोज टू द लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ। इट्स लाइक पानी, राइट? जहां भी सबसे कम रेजिस्टेंस होगी करंट वहां जाएगा। एंड सिंस वी नो दैट करंट एंड resistance are inversely proportional, the current will increase because जो resistance है that has decreased, so the current will increase. और जब करंट इंक्रीज करेगा, द फ्यूज विच हैज अ रेटिंग इट विल ब्लो अप, राइट? तो ऐसे अर्थ वायर और जो फ्यूज है दे वर्क हैंड इन हैंड टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक्यूटेड। और जब फ्यूज ब्लो अप हो जाएगा, जब फ्यूज ब्लो अप हो जाएगा इट विल ब्रेक द सर्किट, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ फ्यूज है, इट विल मेल्ट और ये वाला हिस्सा जो है तार का इट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां से आगे कोई करंट पास नहीं कर सकता। तो ये हमने अपनी वर्डिंग में कैसे समझाना है टू द एग्जामिनर, वो मैं आपको यहां लिख देता हूं। और हमने वी हैव टू कीप इट शॉर्ट क्योंकि सिर्फ 2 मार्क्स के, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द करंट फ्लोज फ्रॉम द शाइनी मेटल सरफेस टू द अर्थ वायर। लिख लेते हैं, द करंट फ्लोज फ्रॉम द शाइनी मेटल सरफेस, metal surface surface to the earth wire. After that, what happens is that the fuse hota hai, it blows slash melts, which will break the circuit. After that, the fuse blows, यहाँ आप लिख सकते हैं melt, which will break slash disconnect the circuit. So ये छोटी सी कहानी है इसकी. Let's move on to the next part. In another simple slam, the fuse is wrongly connected to the earth wire. तो उन्होंने क्या किया है? What they have done is, उन्होंने ये फ्यूज लिया है, इसके मुझे ये हटा लें, ये फ्यूज लिया है. Oopsies. Let me figure it out. इसको हम मूव कर लेते हैं. And we have switched the fuse into the earth wire. समझ आ गई? Explain why a person is not protected when the live wire touches the shiny metal surface. तो मैंने आपको जो बताया था वही सेम प्रोसेस होएगा, लेकिन जो फ्यूज है इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं सारे स्टेप्स जो है. व्हेन द लाइव वायर टचेस द सरफेस, जो सरफेस है इट विल बिकम लाइव, और कोई भी बंदा उसको हाथ लगाएगा तो वो इलेक्ट्रिक्यूट होएगा. सेकेंड ऑफ ऑल, जो लो रेजिस्टेंस पाथ है विच इज द अर्थ वायर, उसके अंदर सारा करंट जाना शुरू हो जाएगा and the current will increase due to the inversely proportional relationship between the current and the resistance. सारा करंट जो होगा, जो इंक्रीज करंट होगा, इट विल गो थ्रू द लाइव वायर. फ्यूज फिर भी मेल्ट होएगा. द फ्यूज विल अगेन मेल्ट, द फ्यूज विल मेल्ट, बट दिस टाइम द फ्यूज विल डिस्कनेक्ट द अर्थ वायर. अभी भी करंट जो है इट इज गोइंग टू द शाइनी मेटल सरफेस, इट इज स्टिल मेकिंग द शाइनी मेटल सरफेस लाइव, जो फ्यूज का पूरा पर्पज ही खराब कर देता है ना. हमने फ्यूज से क्या करना होता है? अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, फ्यूज की वजह से हम प्रोटेक्ट होते हैं, है ना. और फ्यूज ने तो उड़ा दिया हमारी अर्थ वायर, लेकिन हम चाहते थे कि फ्यूज हमारी लाइव वायर क्या करे, वो करे, डिस्कनेक्ट करे, है ना. तो ये गलत काम हो गया. तो व्हाट वी विल राइट इज, व्हाट वी विल राइट इज
the fuse will still blow up. The fuse will still blow up, but ये हटा देते हैं, but the metal surface will still the metal surface will still be live since the fuse didn't disconnect the circuit. The fuse didn't disconnect the circuit. यहाँ आप लिख सकते हो the live wire from the shiny metal surface. So yeah, that is it for question number 8, I think. Metal surface. Let's move on to the next question. Question number 9. Figure 9.1 shows a simple AC generator. तो यहाँ हमारे पास एक AC generator की डायग्राम है in which we have a brush, हमारे पास slip rings है, हमारे पास voltage output है, coil है and the usual magnetic field है. A. Explain why there is a voltage induced in the coil when the coil is turned. अच्छा मैं आपको एक series of events बताऊंगा जिनको आपने मेरे साथ follow करना है. First of all, जब भी आपका कॉइल रोटेट होगा विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कीप इन माइंड ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? जब भी आपका कॉइल रोटेट होगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन इज दैट इट विल बी कटिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आपका कॉइल इनके थ्रू कट कर रहा होगा. और जब भी आपका कॉइल कट कर रहा होगा थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट विल क्रिएट अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. और जब आपका एक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड ड्यू टू द फैराडेज लॉ. फैराडेज लॉ क्या था? फैराडेज लॉ स्टेट्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. समझ आ गई? तो इन सिंपल वर्ड्स में इनको यहां लिख देता हूं. ठीक है, I'll write it down here. कोयल, एक्चुअली बहुत गंदी राइटिंग लग रही है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं. Not this much, like this much. First of all, coil rotates, sorry, rotates within a magnetic field, within a magnetic field, cutting the magnetic field lines, cutting the magnetic field lines. This will create a change in magnetic flux. This will create a change in magnetic flux. And when there is a change in magnetic flux, it is directly proportional to the change in voltage induced, or you can say EMF induced. So yeah, अगर आपको ये पूरा नजर नहीं आया, here you can see it now. अच्छा जी, let's move on to the next one. Part B. In figure 9.1, the coil is horizontal with side AB on left. The voltage output voltage is 6 volts. On figure 6.2, draw a line from each of the shaded boxes to one of the circled voltages to show the voltage output when the coil is in different positions.
वन लाइन हैज बिन ड्रॉन फॉर यू। ठीक है ना? एक लाइन हमारे लिए ड्रॉ कर दी गई है, बाकी हमने खुद करनी है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ऑब्वियस स्टेट आउट कर देते हैं। जब भी आपका कॉइल वर्टिकल होएगा आपकी वोल्टेज जीरो होएगी। दैट इज वेरी ऑब्वियस, है ना? वन मोर थिंग विच इज ऑब्वियस इज दैट पहले आपका जो कॉइल विच वाज हॉरिजॉन्टल ए बी इस साइड पे था, जब वो इस साइड पे आएगा व्हाट विल हैपन इज दैट आपकी जो वोल्टेज है इट विल बी इन द माइनस, बिकॉज आपके करंट की डायरेक्शन ही चेंज हो गई है। तो इजिएस्ट टू मार्क्स आई थिंक ये आपकी -6 हो जाएगी, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में इट्स नॉट दैट हार्ड, आपको बस एक दो चीजें याद होनी चाहिए। ये यहां मैं इसको कर देता हूं थोड़ा सा जूम है। See, both an AC generator and DC motor contain a coil and brushes. 1. Figure 9.1 shows the brushes are connected to the coil in an AC generator. Draw a diagram to show how the brushes are connected to the coil in a DC motor. तो यहाँ मैंने आपको एक सिंपल डीसी मोटर का डायग्राम बना दिया है। लाइक यू डोंट हैव, बनाया नहीं है मैंने, आई हैव पेस्टेड इट। यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल्स, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसको रिजेंबल करवाना है, राइट? जैसे आपने ये बना दिया, यू मेक दिस, यू मेक पिट, विच इज लाइक आपने इसको थोड़ा सा ना रिजेंबल करवाने की कोशिश करवाना है। ये आपका यहाँ से बंद हो गया, यहाँ आ गया, एंड देन लाइक समथिंग लाइक दिस। लाइक आपने कुछ ज्यादा भी गंदी ड्राइंग नहीं करनी, जस्ट लाइक मी। थोड़ी सी आपने बेहतर करनी है, सिंस वी हैव अ टाइम लिमिट ऑन दिस। मैं ये खुद से नहीं बना सकता, लेकिन यू गेट द पॉइंट, है ना? नॉट दैट हार्ड। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2. State why there are forces on the sides of the coil in a DC motor. अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जब भी करंट फ्लो करेगा थ्रू द कॉइल पोजिशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक फोर्स क्रिएट होएगी ऑन द साइड्स ऑफ द कोयल, राइट? अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल when current flows through the coil positioned in a magnetic field, a force is exerted on the sides of the coil. Hopefully you write it down yourself. आपको अगर मतलब अभी मैंने नहीं लिखा ना, राइट, just play it back and write it yourself. Let's move on to the next question. टाइम ज्यादा हो रहा है, राइट? आगे चलते हैं। Question number 10. Carbon 14 is an isotope of carbon. It undergoes radioactive decay with a half-life of 6,000 years. The age of a sample of wood is found using the carbon 14 that it contains. A. Describe what happens during radioactive decay. अच्छा जी, tell me this is not the most basic question they've asked. रेडियो में जो पहला या दूसरी चीज है जो आप लर्न करते हो, इट इज अबाउट दिस। अच्छा जी, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? इट इज द इमिशन ऑफ रैंडम रेडिएशंस फ्रॉम अ अनस्टेबल न्यूक्लियर। इट इज द इट इज द random, sorry, emissions from an unstable nuclei। अच्छा जी, कौन कौन सी रेडिएशंस हमारे पास है या जो हमने पढ़ी है? हमने पढ़ी है, अल्फा पढ़ी है, बीटा पढ़ी है और गामा पढ़ी है। तो यही तीनों हम लिख देते हैं। द रेडिएशंस emitted आर द रेडिएशंस
radiations which are emitted अल्फा आ गया हमारे पास, गामा आ गया हमारे पास, और हमारे पास एफ भी आ गया, बीटा। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट बी, the count rate of the carbon-14 in the sample of wood is initially 1600 counts per minute. On figure 6.1, draw a graph to show how the count rate will vary over the next 24,000 years. The initial count rate is already marked with an X. तो ये सबसे पहले काउंट रेट हमारे पास 1600 है। आगे हमने बताना है कि as we progress through time, काउंट रेट कैसे चेंज होएगा। काउंट रेट कैसे चेंज होएगा? They have told us the half life is 6000 years. What does the half life indicate? जब हम उसकी हाफ लाइफ पे पहुंचेंगे लाइक another 6000 years later, जो काउंट रेट है that will reduce by 50%। मतलब अभी जो 1600 है, काउंट रेट आधा हो जाएगा आफ्टर 6000 ईयर। तो हमारे पास ये आ गया है 1 2 3 4 5, ये 6000 ईयर्स है हमारे पास, एंड दिस इज अनदर 6000 ईयर्स, दिस इज अनदर 6000 ईयर्स, और ये हमारे पास एक और 6000 ईयर्स आ गया। अब हमने हाफ करनी है इसके काउंट रेट को। सबसे पहले हमारे पास काउंट रेट होगा 800 आफ्टर वन हाफ लाइफ। ये हमारे पास आ गया है इधर, अप्रोक्सीमेटली हियर। अच्छा जी, सेकेंडली हमारे पास आ जाएगा 400, आ जाएगा 800 से। 800 का हाफ क्या होता है? इट इज 400। सो वी विल प्लॉट दैट हियर। 400 हमने कर देना है ऑन 12,000 ईयर्स। अच्छा जी, थर्डली हमारे पास आ जाएगा 200। 200 आएगा हमारा 18,000 पे। 200 यहाँ से हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हियर, एंड द लास्ट विल बी 100। 100 हमारा अप्रोक्सीमेटली होगा somewhere around here at 24,000. So yeah, that is our graph. Let's move on to the next question. Not the next question, the next part. Part C. Name the apparatus used to measure the radiation from the sample of wood and describe how it is used to measure the count rate. वो एक ऐसे apparatus का पूछ रहे हैं जो रेडिएशन मेजर करे। हमने सिर्फ ऐसा एक ही apparatus सुना है, that is the GM tube. And what is the full form of it? It is the Geiger Muller tube. ठीक है? Just if you're wondering. अच्छा आगे, how the apparatus is used. अच्छा जी, let's say आपके पास एक छोटा सा पार्टिकल है और आपने इसकी रेडिएशन मेजर करनी है, तो आप इसके पास लाओगे एक जीएम ट्यूब, राइट? जीएम ट्यूब लाओगे इसके पास। तो जीएम ट्यूब ओवरऑल इस रीजन की रेडिएशन मेजर कर लेगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज बैकग्राउंड में रेडिएशन हमेशा प्रेजेंट होती है। तो जीएम ट्यूब क्या करेगा? वो पहले ओवरऑल रेडिएशन मेजर करेगा, फिर बैकग्राउंड रेडिएशन मेजर करेगा, एंड इट विल सब्ट्रैक्ट द टू। ओवरऑल रेडिएशन से बैकग्राउंड माइनस कर देगा। व्हाट दैट विल डू इज इट विल प्रोवाइड द रेडिएशन कॉज्ड बाय दिस मटेरियल। ठीक है ना? आगे हम लोग लिख लेते हैं इसको। इसको लिखना कैसे है? measures the measure the count rate in a specific time, in a specific time, then it subtracts the background count, or you can say radiation count rate. ठीक है ना? Let's move on to the next part. D. Describe how the count rate from a sample of wood is used to find its age.
अच्छा जी, आपने ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है। आपने एक जीएम ट्यूब लेनी है, उसको आपने उस वुड के पीस के पास लेके जाना है। और वुड के पीस के पास जब आप लेके जाओगे, जीएम ट्यूब उसका काउंट रेट मेजर करेगी। ठीक है ना? और जब हमें काउंट रेट का पता चल जाएगा, व्हाट वी कैन डू इज, फॉर एग्जांपल अगर उसका काउंट रेट 1200 है, हम 1200 को इस ग्राफ पे लेके जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, इसको नीचे एक्सटेंड करेंगे, एंड हियर विल गेट द आंसर। अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए 600 है, 600 को हम एक्सटेंड करेंगे, नीचे लेके जाएंगे, विल गेट टू नो दैट इट्स 8000। फॉर एग्जांपल 200 है, 200 को हम यहां से एक्सटेंड करेंगे, नीचे लेके जाएंगे, विल गेट टू नो इट इज 18,000। सो या, हमने जीएम ट्यूब और ग्राफ की मदद से इसका एज फाइंड कर लेनी है। अच्छा जी, अब हम ये लिख लेते हैं इन एक्सटेंडेड वर्जन। 2 मार्क्स का यह है, सो यू डोंट हैव टू राइट इन दैट डिटेल, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, bring out a GM tube, use a GM tube, use a GM tube to measure the count rate of the sample of wood. Then use the graph to find out its age. It's that simple. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा? It is question number 10 and it's done. Let's move on to the next question. Question number 11. Table 11.1 shows detail about 8 planets in the solar system, their average distance from the sun, their orbital period, and their average surface temperature. तो हमारे पास planets के name है, we have the distance from the sun, orbital period है, and average surface temperature है। अच्छा जी, first of all, हमने क्या करना है? A. Complete table 11.1 by adding the names of the 3 planets that are not given. तो पहले हमारे पास आ जाता है मरकरी, because that's the first planet. Secondly हमारे पास आ जाता है Venus, Earth, Mars, then Jupiter. ठीक है ना? Jupiter. And आगे हमारे पास Saturn, then Uranus, or you can say Uranus. आगे चलते हैं. Calculate the orbital speed of Mars as it travels around the sun. पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना दूं। लेट्स से दिस इज आवर सन, और ये हमारे पास है छोटा सा मार्स। सन, मार्स। जो मार्स है वो सन को इस तरीके से ऑर्बिट करेगा, है ना? तो हमें उसका फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है डिस्टेंस, एंड सेकेंड ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम, एंड आई थिंक द टाइम इज गिवन, है ना? टाइम हमारे पास है, डिस्टेंस हमने कैसे निकालना है? अगर हमने सर्कमफरेंस निकालनी है, हाउ डू वी कैलकुलेट द सर्कमफरेंस? We're gonna calculate the radius, then we're gonna put it into the formula 2 pi r. r हमारे पास यहाँ क्या होगा? The distance from the sun to Mars. तो the distance from the sun to Mars है हमारे पास 2.3 into 10 raised to the power of 8. 2.3 2.3 into 10 raised to the power of 8. और हमारे पास टाइम क्या है? टाइम इज 5.9 into 10 raised to the power of 7. 5.9 into 10 raised to the power 7. Just calculate that quickly. मैं भी कर रहा हूँ अपनी तरफ से, and let's see the results. रिजल्ट हमारे पास आता है approximately 24 kilometers per second. Just write 24 here. आगे चलते हैं. Describe the relationship between the distance of a planet from the sun and its orbital period. अच्छा जी, जैसे जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मार्स पे हो,
एंड लेट्स सी इधर नेपट्यून है, तो नेपट्यून का जो सरकमफेरेंस है या ऑर्बिट की सरकमफेरेंस है, दैट इज मच लार्जर देन मार्स, एंड ऑफ कोर्स उसके ऊपर पीरियड भी ज्यादा लगेगा। एंड यू कैन सी इट हियर एज वेल, ऑर्बिटल पीरियड इंक्रीज ही हो रहा है। पहले 7.6 इंटू 10 to the power of 6 है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। इट इज ऑलवेज इन अ इंक्रीजिंग मैनर। तो हम लिख देते हैं, द फर्दर वी गो फ्रॉम सन, वी गो फ्रॉम द सन, द लार्जर it gets. We're talking about the orbital period. अच्छा जी, आगे D. Describe the relationship between the distance from the sun and the average surface temperature of a planet. In your description, include any anomalies. Anomalies हो सकती है जो ट्रेंड फॉलो ना कर रहा हो। जैसे आप यहां देख सकते हो वीनस, वीनस ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही। ट्रेंड क्या चल रहा है, जितना आप सन से पास होगे, कोर्स इट मेक सेंस, अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट के पास हो आप उतना ही गर्म होते हो, ठीक है ना। वीनस एक एनॉमली है, लेकिन असाइड ऑफ वीनस जितना आप सन से दूर जाते हो उतना कम टेम्परेचर होता जाता है, ठीक है ना। यू कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे देख लेते हैं वीनस क्यों है ऐसा। वीनस इसलिए है क्योंकि वीनस जो है अपने अंदर जो सन रेज है, यू कैन से इट ट्रैप्स देम, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द थिक एटमोस्फेयर। तो हम लिख सकते हैं, द फर्दर वी गो फ्रॉम द सन, the colder it gets, aside from Venus, because that is our anomaly. अच्छा जी, thank you for watching, thank you for staying by me this long, thank you for enduring me this long. Have a great, great day. Sorry for that. एंड नमाज पढ़ना ना भूलिएगा। आपके ऊपर कुछ फराइज हैं जो आपको करने चाहिए, ठीक है ना। और अल्लाह के फराइज सबसे पहले आने चाहिए, पढ़ाई से भी पहले। तो आपको पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट बुक। और अगर आप वो बुक पढ़ लोगे तो नथिंग कैन कम इन योर वे, ठीक है ना। सो हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज।